हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और इस वीडियो के तहत मैं आपको हरियाणा में समग्र शिक्षा अभियान ने जो उड़ान योजना शुरू की है उसके बारे में बताऊंगी कि यह योजना क्या है, क्यों शुरू की, इसमें कक्षाएं कौन कौन सी शामिल होंगी और विषय कौन कौन से होंगे तथा यह योजना कब तक चलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इस योजना की कि इस योजना की शुरुआत क्यों की गई। कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में अनेक बाधाएं आई, जिसके कारण उनकी पढ़ाई का स्तर बिगड़ गया। अब पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत समग्र शिक्षा अभियान ने उड़ान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कक्षा चौथी से 8वीं तक के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले 90 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। 1 घंटे तक वर्कबुक में कार्य करवाया जाएगा। इसमें विषय कौन कौन से शामिल होंगे? इसमें विषय शामिल होंगे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। यह अभियान छुट्टियों के बाद भी जारी रहेगा और इसमें जो गर्मी की छुट्टियों से पहले विषय पढ़ाए जाते थे, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, उसमें सामाजिक विज्ञान विषय को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार यह योजना कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई के स्तर में जो गिरावट आ गई है, उस स्तर को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान ने ये उड़ान योजना शुरू की है। मैं इस उड़ान योजना के तहत कक्षा 6ठी से 8वीं तक की हिंदी विषय की विभिन्न गतिविधियों की वीडियो बनाऊंगी और आप इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना और अपने स्तर को बेहतर बनाना। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी। आज इस वीडियो के तहत हम 7वीं कक्षा के पाठ 2 की उड़ान योजना के तहत जितनी भी गतिविधियां दे रखी हैं वो सभी गतिविधियां करेंगे। पाठ 2 का नाम है दादी माँ और ये एक कहानी है, कविता नहीं। दादी माँ कहानी पढ़ी है आपने? तो चलिए इससे संबंधित सभी गतिविधियां करते हैं। शुरुआत करते हैं गतिविधि नंबर 1 से, जिसके दक्षता कोड हैं 707 और 713। प्रश्न क्या दिया है? पढ़िए, सोचिए और लिखिए। तो चलो अब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद लिखते हैं। क्या है इन वाक्यों में? नानी ने कहानी सुनाई और इसके सामने लिखा है नाना ने कहानी सुनाई। इसका मतलब जो नानी शब्द था वो था स्त्रीलिंग। नानी का पुल्लिंग हुआ नाना, यानी लिंग बदला है। तो इसी प्रकार हम बाकी के वाक्य करते हैं। दूसरा वाक्य है पिताजी का कहना मानो। तो पिताजी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। पिताजी का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? माताजी। तो वाक्य बन जाएगा माताजी का कहना मानो। अगला वाक्य है मेरा बड़ा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। भाई शब्द क्या है? पुल्लिंग है और भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? भाभी। तो क्या आ जाएगा यहाँ? मेरी बड़ी भाभी। भाभी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, क्योंकि स्त्री होगी ना तो पढ़ती आएगा, यहाँ पढ़ता था। अगला वाक्य है मेरी मौसी बनारस में रहती है। मौसी जो है वो स्त्रीलिंग है। मौसी का पुल्लिंग क्या होगा? मौसा। तो यहाँ क्या आएगा? मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। बनारस में और रहती की जगह क्या आ जाएगा? रहते हैं। इस गतिविधि को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला वाक्य है नानी ने कहानी सुनाई। इसको लिखा है नाना ने कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य था पिताजी का कहना मानो, तो इसका हमने वाक्य बनाया माताजी का कहना मानो। अगला वाक्य था मेरा बड़ा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। हमने इसका वाक्य बनाया मेरी बड़ी भाभी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अगला वाक्य था मेरे मौसाजी बनारस में रहते हैं।
हमने इसका वाक्य बनाया, मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। इस प्रकार हमने इन शब्दों के लिंग बदलकर इन्हें दोबारा से लिखा है। अब हम गतिविधि नंबर 2 करते हैं, जिसका दक्षता कोड है 710 और 711। प्रश्न क्या दिया है, अपनी कल्पना से 30 से 50 शब्दों में दिए गए चित्र का वर्णन करो। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, हमने इसे ध्यान से देखना है और उसका 30-40 शब्दों में वर्णन करना है कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। ये चित्र हमें किस चीज़ का लग रहा है, ये चित्र हमें मेले का लग रहा है कि ये मेले का एक दृश्य है, मेले का एक सीन है, जिसमें क्या क्या है, ये झूले लगे हुए हैं, यहाँ तंबू लगा हुआ है, जगह जगह ये स्टॉल लगी हुई हैं जिसमें से लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं। यहाँ एक बेटी और माँ इस गुब्बारे बेचने वाले से गुब्बारे खरीद रहे हैं। यहाँ एक बच्चा आइसक्रीम ले रहा है और यहाँ सब लोग खड़े होकर अपने अपने ज़रूरत का सामान ले रहे हैं। तो अब हम इसका वर्णन कर देते हैं 30-40 शब्दों में। यहाँ हमने ये मेले के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, यह एक मेले का दृश्य है। यहाँ अनेक प्रकार के सामान की स्टॉल लगी हुई हैं। एक बच्ची गुब्बारा खरीद रही है, एक अन्य स्थान पर एक लड़का आइसक्रीम खरीद रहा है, कुछ बच्चे झूले पर झूलने का आनंद ले रहे हैं। सब अपनी पसंद का सामान खरीदकर मेले का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमने ये चित्र देखा और उस चित्र का अपने शब्दों में वर्णन किया। इसी के साथ हमारी गतिविधि 2 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 3 करते हैं। गतिविधि 3 है ये और इसके दक्षता कोड हैं 708 और 711। प्रश्न क्या दिया है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ एक गद्यांश दिया है, हमने उसे ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी प्रश्न भी यही हैं और उत्तर भी इसी में है। ये पद्यांश को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पद्यांश पढ़ते हैं। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। हमें क्या करना है, जिस भी वाक्य को हम पढ़ते हैं उसके उस वाक्य में से प्रश्न बनाना है। यानी इस पद्यांश को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो अगर हम इस वाक्य की बात करें तो प्रश्न क्या बनेगा इसमें, जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर किसके नीचे बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे। और कहाँ पहुँचे, जंगल में पहुँचे। और जंगल पहुँचकर कहाँ बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे। आगे क्या हुआ, जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। जमील कहाँ छुप गया, आम की आड़ में। और किसकी निगरानी करने लगा, बकरियों की निगरानी। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। तो कुछ देर बाद जमील को क्या लगी, प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। अब्बू ने कपड़े की पोटली से क्या निकाला, खाना निकाला। कब निकाला, दोपहर में निकाला। और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। तो जमील को भूख क्यों सताने लगी, क्योंकि उसने अपने अब्बू को खाना निकालते हुए देख लिया और खाने को देखकर उसे भी भूख लगाई। हमने इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब हम इन प्रश्नों के जवाब देंगे। पहला प्रश्न क्या है, जमील के अब्बू कहाँ गए थे। हमने यहाँ पहले ही वाक्य में पढ़ा था। तो जमील के अब्बू कहाँ गए थे, जंगल में गए थे। किस लिए गए थे, बकरियां चराने के लिए। अगला प्रश्न है, बकरियों की निगरानी कौन करने लगा। ये भी हमने दूसरे वाक्य में यहाँ पढ़ा था कि बकरियों की निगरानी कौन कर रहा था, जमील कर रहा था। तो बकरियों की निगरानी कौन करने लगा, जमील। प्रश्न 3 क्या था, कुछ देर बाद ही उसे प्यास सताने लगी। उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो ये उसे शब्द भी किसके लिए प्रयोग किया था, जमील के लिए किया था। अगला प्रश्न है, जमील को भूख क्यों सताने लगी। तो हमने यहाँ पढ़ा था अब्बू ने खाना निकाला और उस खाने को देखकर अब जमील को भूख सताने लगी। तो भूख क्यों सताने लगी, अब्बू को खाना निकालकर खाना खाते हुए देखकर। अब्बू को खाना
खाते देखकर जमील को भूख सताने लगी। इन प्रश्नों को एक बार हम अच्छे से दोबारा से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था, जमील के अब्बू कहाँ गए? जंगल में। दूसरा प्रश्न क्या था, बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? जमील। अगला प्रश्न था, कुछ देर बाद उसे प्यास लगाई, तो इसमें उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? जमील के लिए। और अगला प्रश्न था, जमील को भूख क्यों सताने लगी? अब्बू को खाना खाते देखकर जमील को भूख सताने लगी। इसी के साथ हमारी गतिविधि 3 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 4 करेंगे, जिसके दक्षता कोड हैं 706 और 711। गतिविधि नंबर 4 में क्या प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। यहाँ एक तरफ महीनों के नाम दिए गए हैं, देसी महीनों के नाम, और दूसरी तरफ ऋतु दी गई है कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है, इसका हमें सही मिलान करना है। यहाँ इस तरफ महीने दिए हैं, ज्येष्ठ यानी जेठ, सावन, पौष, फाल्गुन यानी फागुन, और इस तरफ ऋतुएं दी गई हैं, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। अब हमें देखना है कि ज्येष्ठ जो महीना है उसमें कौन सी ऋतु होती है, तो जेठ के महीने में ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है सावन, सावन के महीने में वर्षा ऋतु होती है। उसके बाद है पौष, पौष के महीने में शीत ऋतु होती है यानी ठंड होती है। और उसके बाद है फाल्गुन, तो फाल्गुन में क्या होती है? वसंत ऋतु होती है। तो इस प्रकार हमने इस गतिविधि में क्या सीखा, इस गतिविधि में हमने देशी महीनों में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, किस महीने में कौन सी ऋतु होती हैं, वो हमने इस गतिविधि के अंतर्गत सीखा। एक बार इस गतिविधि को दोबारा से देखते हैं। हमने इस गतिविधि में क्या किया, सही मिलान किया है किसका? देशी महीनों का ऋतुओं के साथ। पहला था ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में हमने बताया ग्रीष्म ऋतु होती है। उसके बाद था सावन, सावन में वर्षा ऋतु होती है। उसके बाद पौष, तो पौष माह में क्या होता है? शीत ऋतु होती है यानी जाड़ा होता है, ठंड होती है। उसके बाद था फाल्गुन यानी फागुन, तो फागुन में वसंत ऋतु होती है। हमारी गतिविधि नंबर 4 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 5 करते हैं, जिसके दक्षता कोड हैं 709 और 715। प्रश्न क्या दे रखा है, समानता दिखाने वाले शब्दों यानी सा से सी, समवाचक शब्दों को, समानता दिखाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? सा से सी यानी उस जैसी, उस सा, उस से, उस सी, उस सम। तो इनसे क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करने हैं। ये जो शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द यहाँ वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला वाक्य क्या है, वे रोने रोने डैश हो गई, तो इसमें हमें देखना है सा आएगा, से आएगा, या सी आएगा, या सम आएगा। तो वे रोने रोने से हो गए क्योंकि ज़्यादा हैं, सा नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? से आएगा। दूसरा वाक्य है, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती डैश चीज निकाल ली, चमकती सी, चमकते से नहीं आएगा, चमकता सम नहीं आएगा, और चमकता सा नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? चमकती सी आएगा। अगला वाक्य है, कुछ नन्हे बच्चे का मुख चांद डैश सुंदर है, तो चांद सा सुंदर है, चांद सी सुंदर नहीं आएगा, चांद से सुंदर नहीं आएगा, क्योंकि चांद क्या है? एक वचन है, तो चांद सा सुंदर है। और चांद जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए सी नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा? कुछ नन्हे बच्चे का मुख, यहाँ वैसे कुछ नहीं आना चाहिए, उस आना चाहिए, उस नन्हे बच्चे का मुख चांद सा सुंदर है। इस गतिविधि को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हमने समानता दिखाने वाले शब्द लिख दिए हैं। पहला वाक्य क्या था? वे रोने रोने से हो गए। दूसरा वाक्य था, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। अगला वाक्य था, उस नन्हे बच्चे का मुख चांद सा सुंदर है। तो यहाँ हमने समानता दिखाने वाले इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। अब हम गतिविधि नंबर 6 करेंगे। गतिविधि नंबर 6 के दक्षता कोड हैं 705 और 715। यहाँ क्या
यहाँ प्रश्न क्या है, मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए। आधा वाक्य इस तरफ दिया है और आधा वाक्य इस तरफ दिया है। बीच में ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आपको बताना है कि कौन से वाक्य में इनमें से कौन सा शब्द आएगा। पहला वाक्य देखते हैं, देबू की माँ चादर खींच ली। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली, यहाँ क्या आ जाएगा, ने आ जाएगा और ने लगाकर हम दोनों वाक्यांशों को मिलाकर एक वाक्य बना देंगे। अगला वाक्य है, दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई डैश ले गई। तो रसोई में ले गई, क्या आ जाएगा यहाँ, रसोई में ले गई। अगला वाक्य है, यह उनके वंश निशानी है। तो यह उनके वंश की निशानी है। तो इस गतिविधि में हमने बीच में दिए गए शब्दों के माध्यम से ये आधे जो वाक्य दिए हुए थे इनको मिला दिया। एक बार इस गतिविधि को दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ हमने सार्थक वाक्य बनाए हैं। पहला वाक्य क्या था, देबू की माँ, और इन शब्दों में से हमने ने लगाकर इस वाक्य को पूरा कर दिया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। दूसरा वाक्य था, दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। अगला वाक्य था, यह उनके वंश की निशानी थी। तो इस प्रकार इस गतिविधि में हमने जो बीच में शब्द दे रखे थे उनके माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 6 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 7 करेंगे। गतिविधि 7 में क्या दिया है, मेरे प्यारे दादा दादी नाना नानी आदि के बारे में 5 बातें लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आपको या तो अपने दादा के बारे में या अपनी दादी के बारे में, नाना के बारे में या फिर नानी के बारे में, आप इन दोनों के बारे में भी लिख सकते हो, दादा दादी नाना नानी, या फिर किसी एक के बारे में भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी अपनी दादा दादी या नाना नानी के बारे में या फिर अलग से केवल दादा या दादी, नाना या नानी, उनमें से किसी पर भी आपको 5 बातें लिखनी है कि आपके दादा दादी कैसे हैं या नाना नानी कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं, वो आपके लिए क्या करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं। मैंने यहाँ अपने दादा के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। मैंने लिखा है दादा के बारे में, पहला वाक्य मैंने लिखा है, मेरे दादाजी का नाम करण सिंह है। दूसरा वाक्य मैंने लिखा है, मेरे दादाजी बिजली विभाग में कार्य करते थे। तीसरा वाक्य लिखा है, वे बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। चौथा वाक्य लिखा है, वे हमें हर रोज़ पार्क में घुमाने ले जाते हैं। और 5वां वाक्य लिखा है, मुझे मेरे दादाजी बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी अपने दादा दादी या नाना नानी पर या अलग से एक एक के बारे में 5 वाक्य अपनी अपनी कॉपी में लिखना। अब हम अगली गतिविधि करते हैं। अगली गतिविधि है गतिविधि नंबर 8 और जिसके दक्षता कोड हैं 711 और 715। प्रश्न दिया है कि दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यानी ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनको हमें पढ़ना है और उसके बाद उन्हें दोबारा से लिखना है। जैसे पहला शब्द था प्रतिकूलता, हमने यहाँ लिख दिया प्रतिकूलता। अगला शब्द था अनुपस्थिति, हमने यहाँ लिख दिया अनुपस्थिति। उसके बाद है विषुचिका, हमने यहाँ लिख दिया विषुचिका। और उसके बाद अंतिम शब्द है पुत्रोत्पत्ति, हमने यहाँ लिख दिया पुत्रोत्पत्ति। अब हम गतिविधि नंबर 9 करेंगे। गतिविधि 9 के दक्षता कोड हैं 715 और 716। प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव कीजिए। शब्द दिया है स्थिति, तो स्थिति का क्या अर्थ है, जानकारी, तिथि या हालात, तो इसका अर्थ है हालात। दूसरा शब्द है विलंब, विलंब का क्या अर्थ है, अवलंब, स्तंभ या देरी, तो इसका अर्थ है देरी। अगला शब्द है निक्सार, निक्सार का क्या अर्थ है, प्रकाश, निकास या विकास, तो निक्सार का अर्थ है निकास।
इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 9 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 10 करेंगे। गतिविधि नंबर 10 के दक्षता कोड हैं 707 और 712। प्रश्न क्या दिया है, संधि कीजिए। जैसे रवि जमा इंद्र, रविंद्र। तो यहाँ 3 शब्द दिए हैं, विद्या जमा आलय, विद्यालय। कवि जमा ईश, कवीश। लघु जमा उत्तम, लघुतम। तो गतिविधि नंबर 10 में हम संधि विच्छेद करना सीखा। और संधि होती क्या है, वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। यानी 2 वर्ण जब पास पास आते हैं तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और इसी के साथ दादी माँ कहानी की उड़ान योजना के तहत जितनी भी गतिविधियाँ थी वो सभी समाप्त हुई। फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पाठ की गतिविधियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।